हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम GS3 के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि GS3 के किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, किन किन डायमेंशंस या सब पार्ट्स में आपको तोड़ना है जिससे कि आप यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस बना सको। एवं यूपीएससी किन किन एस्पेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछता है या किन किन एस्पेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सिलेबस को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे सामने GS3 का पेपर खुला हुआ है और GS3 का जो सिलेबस आप देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 से लगा के जो है वो लगभग 20 हमारे पास टोटल टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं, इसके अलावा जो कृषि से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं या कौन कौन सी हमारे पास विषय कृषि से संबंधित उभर के आते हैं, इसके अलावा पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे भी कुछ मुद्दे हमारे पास सामने आते हैं। तो ये पूरा हमारे पास GS3 का सिलेबस है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलिए अपन एक एक टॉपिक को लेके हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने GS3 का सिलेबस खुला हुआ है और इस सिलेबस को आप ध्यान से पढ़ोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाओं से संबंधित मुद्दे हैं या विषय हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप नीचे चलोगे तो कृषि से संबंधित कुछ मुद्दे हमारे पास सामने आएंगे, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, भूमि सुधार, इसके अलावा LPG रिफॉर्म के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो यानी कि इकोनॉमी और हमारे पास कृषि से संबंधित मुद्दे हैं। अच्छा, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ विषय 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनमें कवर्ड है। इसके अलावा संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा आपदा एवं आपदा प्रबंधन, यानी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा विकास और उग्रवाद के बीच संबंध क्या है, आंतरिक सुरक्षा, संचार नेटवर्क, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एवं चुनौतियां एवं विभिन्न सुरक्षा बलों से संबंधित विषय कौन कौन से हैं। तो आप अगर इस पूरे सिलेबस को पढ़ोगे तो आपको लास्ट में जो लिखा हुआ है ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जबकि 15वां टॉपिक हमारा आपदा प्रबंधन है ना। इसके अलावा 14वां टॉपिक हमारा पर्यावरण, इसके ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर कृषि से संबंधित कुछ मुद्दे और कुछ भारतीय अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दे हैं। तो हम सबसे पहले जो पहला टॉपिक है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। तो पूरा सिलेबस को आप ब्रेक करोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना से संबंधित मुद्दे, संसाधन को जुटाने से संबंधित विषय, प्रगति से संबंधित विषय, अर्थात आप डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं इनसे रिलेटेड क्या क्या हमारे पास विषय हैं उनके रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो चलिए हम एक कीवर्ड लेते हैं प्रगति और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनके कौन कौन से डायमेंशन निकल सकती है। ये हमारे पास प्रगति हमारा कीवर्ड है। अच्छा, सबसे पहले आपको प्रगति के बारे में अगर कुछ पता होना चाहिए वो है अवधारणा। बेसिकली प्रगति क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। अवधारणा में सिंपल सा है, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ये मापन योग्य विषय है। तो मापन की पद्धति, ऐसी कौन कौन सी मापन की पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से ग्रोथ को मापा जाता है। और पद्धतियों में भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ पद्धतियां हो सकती है न्यू हो और कुछ हो सकता है ओल्ड हो। जो न्यू है वो ओल्ड से कैसे डिफरेंस है ना। इसके अलावा न्यू में हमने क्या क्या नई चीज़ें ऐड की है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ से और देखोगे तो कुछ सूचकांक आपको निकल के आएंगे, कुल सूचकांक एवं रिपोर्ट। ठीक है, वैसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ग्रोथ को अंकित करते हैं सबको पता है। GDP एक बेस्ट इंडिकेटर है हमारे पास ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा अगर आप देखोगे तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो ग्रोथ की स्थिति के बारे में बताता है, हमारे पास मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति के लेवल पे भी आपको पता होना चाहिए कि एक CPI है और एक WPI है। इसके अलावा और कौन कौन से विषय जो ग्रोथ से रिलेटेड निकल के आते हैं, हमारे पास पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। यहाँ से आप देखोगे तो
श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसके अलावा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये भी निकल के आता है। आप देखोगे कि प्रगति से संबंधित और कौन से मुद्दे हैं या और कौन से विषय हैं, तो आप देखोगे कि जॉबलेस ग्रोथ एक निकल के आता है। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ। अच्छा, तो ये तो हो गए कि कौन कौन से सूचकांक की रिपोर्ट्स हैं जिनके आधार पर हम ग्रोथ का मापन कर सकते हैं या ग्रोथ से संबंधित विषय हैं। इसी के साथ आपको ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स भी पता होने चाहिए जहाँ पर ग्रोथ का आकलन किया जाता है। और आपको पता है कि अर्थव्यवस्था के ऐसे कौन कौन से क्षेत्रक हैं जिनका उपयोग ग्रोथ के आकलन के लिए किया जाता है। तो हमारे पास है जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनके बारे में पता होना चाहिए। और उनके भी अगर मैं सब पार्ट्स या जो उसके भी अंदर कौन कौन से विषय निहित है वो उसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले कृषि, इसके अलावा विनिर्माण और सेवा, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रगति से संबंधित अगर मैं बात करूं तो अवधारणा के स्तर पर या परिभाषा के स्तर पर पता होना चाहिए। मापन की पद्धति क्या है इसकी, ठीक है। आपको पता होगा कि जीडीपी को जो है वो हमने बेस ईयर 2011-12 रखा है। इसके अलावा विभिन्न इंडेक्सेस हैं जैसे कि सीपीआई, जैसे कि डब्ल्यूपीआई, इनका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। तो यह भी नवीन पद्धति हमने स्टार्ट की है। तो ये नवीन पद्धति पुरानी पद्धति से कैसे अलग है, साथ में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने नवीन पद्धति में ऐड की है, इस लेवल पे पता होना चाहिए। अच्छा, और फिर एक पता होना चाहिए आपको सूचकांक एवं रिपोर्ट। और रिपोर्ट भी जैसे कि आप यहाँ पर है ना, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आप ध्यान रख सकते हो, या आईएमएफ की रिपोर्ट या कोई सूचकांक हो वो ध्यान में रख सकते हो, या जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो। इन सब के अलावा अगर जो हमारा वित्त मंत्रालय है उसने अगर कुछ रिपोर्ट दी हो या उसने कुछ अपने ग्रोथ का आकलन किया हो, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो रिपोर्ट के स्तर पर इन सब की रिपोर्ट्स आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा जीडीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जीडीपी के बारे में, जीडीपी के अगर आप फोर्थ डायमेंशन खोलोगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा वैल्यू एडिशन के बारे में भी आपको एक पता चाहिए। तो यहाँ से एक और जो हमारे पास विषय निकल के आता है पर ग्रोथ से रिलेटेड, वो है कि जीडीपी मापन में ही एक आप वैल्यू एडिशन आप ऐड कर सकते हो। तो जीडीपी मापन की भी हमने 3 पद्धतियाँ पढ़ी थी, 3 मेथड पढ़े थे, तो उनमें से एक वैल्यू एडिशन है। इसके अलावा प्रगति को आप मुद्रास्फीति से लिंक कीजिए, ठीक है। प्रगति को आप पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यहाँ से एक और मुद्दा निकल के आता है, वो है कि महिलाओं की असमान भागीदारी, ठीक है, महिलाओं की असमान भागीदारी, तो उनको उससे लिंक कीजिए। साथ में प्रगति को आप जॉबलेस ग्रोथ से लिंक कीजिए। और लास्ट में आप प्रगति को विभिन्न सेक्टर्स हैं हमारे पास, एग्रीकल्चर, विनिर्माण और सेवा से लिंक कीजिए। अच्छा, मैं आपको जो है आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि यूपीएससी ने किन किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछा है। 2023 में यूपीएससी ने विनिर्माण पर क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा पहले एक बार जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूँ मैं, जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ 2020 में यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा है कि जीडीपी का बेस ईयर हमने चेंज किया है या जीडीपी की मापन पद्धति जो है वो हमने नई मापन पद्धति अपनाई है, तो वो कैसे पुरानी से अलग है और नई में हमने क्या क्या नई चीज़ें ऐड की है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो आरबीआई, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मापन पद्धति आपको पता होनी चाहिए और अवधारणा के स्तर पर, है ना, इनकी परिभाषा क्या है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। जब आपको ये सब विषय इस पर्टिकुलर टॉपिक या इस पर्टिकुलर कीवर्ड के रिगार्डिंग पता होंगे तभी आप इफेक्टिवली क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो ये तो हमने ले लिया प्रगति। अच्छा, दूसरा कीवर्ड लेते हैं। दूसरा कीवर्ड है जो कि हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, वो है भारत में भूमि सुधार। देखो, वही फिनोमेना अपने को अपनाना है कि यहाँ पे कीवर्ड क्या है, भारत। देखो, ये मैंने कीवर्ड क्यों लिया है, ये मैंने कीवर्ड इसलिए लिया क्योंकि इसके डायमेंशन आपको सोचने हैं। जबकि जहाँ पर सिलेबस को बहुत ब्रॉड वे में बता रखा है यूपीएससी ने, तो वहाँ पर डायमेंशन यूपीएससी ने खुद ने ही खोल रखे हैं, जबकि यहाँ पर डायमेंशन आपको खुद को खोलना है। तो इसलिए मैं आप कैसे किसी भी टॉपिक का डायमेंशन खोल सकते हो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले भूमि सुधार के बारे में बात करते हैं।
तो भूमि सुधार के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है ये पता होना चाहिए, या यूँ कहें कि इसकी परिभाषा क्या है वो पता होना चाहिए। परिभाषा के स्तर पर आपको पता होना चाहिए, या अवधारणा के स्तर पर। इसके बाद भूमि सुधार हेतु कई प्रयास किए गए हैं, या भूमि सुधार के विभिन्न चरण की अगर मैं बात करूं तो विभिन्न चरणों के बारे में पता होना चाहिए। और चरणों को भी आपको दो भागों में बांटना है, क्योंकि भूमि सुधार ऐसा मुद्दा है जो स्वतंत्रता से पहले एवं स्वतंत्रता के बाद दोनों ही समय चर्चा में रहा। तो आपको भूमि सुधार के चरण के बारे में एक तो स्वतंत्रता पूर्व व बाद, इनके बारे में पता होना चाहिए। विभिन्न चरण कौन कौन से रहे हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। स्वतंत्रता बाद क्या चरण रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्व कौन कौन से ऐसे चरण थे जिनके माध्यम से भूमि सुधार का प्रयास किया गया। इसके अलावा भूमि सुधार के जो विभिन्न, आप कह सकते हो कि विभिन्न डायमेंशन कौन से हैं ना, विभिन्न विमाएँ, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। एक है विमाओं के बारे में भी, जैसे कि सबसे पहले आपको पता होगा कि विभिन्न तरीके के जो एक तो आंदोलन किए गए, ठीक है, विभिन्न तरीके के आंदोलन के बारे में अगर आप बात करोगे तो भूदान आंदोलन, इसके अलावा ग्रामदान आंदोलन, है ना, तो आंदोलन के लेवल पर हमने बात कर ली। इसके अलावा जो है वह एक सहकारी कृषि का मुद्दा सामने निकल के आता है कि भाई सहकारी कृषि कैसे भूमि सुधार से लिंक्ड है। इसके अलावा हमने जोतों की सीमा लगाई है, जोतों पर सीमा, ठीक है, क्योंकि जोतों पर सीमा से आशय क्या है कि एक व्यक्ति के पास में कितना लैंड होल्डिंग रहेगा, वो बेसिकली जोतों पर सीमा है। इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ हमने काश्तकारी सुधार किए हैं, काश्तकारी सुधार, तो ये सब प्रयास हमने भूमि सुधार हेतु किए हैं। और अब इन सबका, इन एक जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, कौन से ऐसे आंदोलन हैं, सहकारी कृषि, जोतों पर जो सीमा हमने लगाई हैं, काश्तकारी सुधार, है ना, या सहकारी कृषि, एक चकबंदी भी आप लिख सकते हो, चकबंदी, ठीक है, हदबंदी, ठीक है, इन सब के लेवल पे आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो प्रभाव पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा यूँ आएगा कि भारत में सहकारी कृषि के क्या क्या प्रभाव रहे हैं, भारत में काश्तकारी सुधार का मूल्यांकन कीजिए। तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन जो है वो डेडिकेटेडली इसके ऊपर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है, या पूरा एक भूमि सुधार के बारे में भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रभाव के स्तर पर बात करनी है। दूसरा, प्रभाव को भी आप तोड़ोगे तो एक तो कुछ आपको पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव और कुछ नेगेटिव प्रभाव ये देखने को मिलेंगे। अब जब आपने प्रभाव देखा है तो पॉजिटिव यानी कि आपको पॉजिटिव आउटकम मिले, नेगेटिव मतलब कि आपको वो आउटकम नहीं मिले जो आपको प्राप्त होने चाहिए। तो यानी कि नेगेटिव प्रभाव से संबंधित कुछ चुनौतियां हमारे पास होगी। तो दूसरा डायमेंशन आपको पता चाहिए, पहला डायमेंशन ये, दूसरा कि चुनौतियां आपको पता होनी चाहिए कि इनके रिगार्डिंग क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि भारत में भूमि सुधार के बारे में बात करें तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत में सहकारी कृषि एक सकारात्मक कदम रहा है, परंतु इसके लिए भी इसके पथ में कई सारी चुनौतियां विद्यमान हैं, तो उनका वर्णन कीजिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन में यूपीएससी ने क्या किया कि सहकारी कृषि को का इवैल्यूएशन पूछा कि प्रभाव क्या रहे हैं और इनके पथ में क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है वो। और अब आपको पता है कि अगर आपको चुनौतियां पता है तो आपको वे फॉरवर्ड भी पता होना चाहिए। यूँ कह सकते हैं कि चुनौतियों को कैसे हल किया जा सकता है, हल के प्रयास कौन से हैं। और जब भी आप हल के प्रयास के बारे में बात करोगे तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स चाहिए जिनके बारे में आप लिख सकते हो, जैसे कि पेस्टल एनालिसिस, ठीक है, यानी कि पेस्टल एनालिसिस यानी कि आप किन किन डायमेंशंस पर या किन किन एस्पेक्ट्स पर आप सॉल्यूशन के हल के प्रयास करोगे। आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट कुछ ले सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई नया कानून बनाना हो गया, या आप इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर सकते हो, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में,
या साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, जैसे कि भू स्वामित्व की अभी अवधारणा चली रही है, तो आपको पता होगा कि एक प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। तो वो बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो है भूमि का सीमांकन कर रहे हैं, हम लैंड रिकॉर्ड का हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। तो वो साइंटिफिक टूल या टेक्नोलॉजिकल टूल के रिगार्डिंग बात होगी। कुछ लीगल एक्शन आप ले सकते हो, कुछ इन्वायरमेंटल एक्शन आप ले सकते हो। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हल्के प्रयास हो गए। तो ये तो सब है कि भूमि सुधार से संबंधित क्या क्या एस्पेक्ट बन सकते हैं। इनके अलावा कुछ आपको वैल्यू एडिशन के लिए भी पता होना चाहिए। अच्छा, वैल्यू एडिशन के लिए कैसे पता होना चाहिए? वैल्यू एडिशन के लिए आपको, वैल्यू एडिशन की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू एडिशन के लिए आपको, वैल्यू एडिशन के लिए आपको एक चाहिए होगा कि इंपॉर्टेंट डेटा। ये डेटा आप कहाँ से निकालोगे? ये डेटा आप निकालोगे एक तो आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा है इकोनॉमिक सर्वे, इसके अलावा पीआईबी, इसके अलावा भारत सरकार की कोई रिपोर्ट हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कृषि जनगणना, कृषि सांख्यिकी। तो इनसे रिलेटेड कुछ अगर इंपॉर्टेंट डेटा हो भूमि सुधार के रिगार्डिंग, वो पता होना चाहिए। जैसे कि 86% जो किसान हैं वो छोटे एवं मझोले हैं। ये आर्थिक समीक्षा में भी दे रखा है, पीआईबी में भी दे रखा है, और कृषि जनगणना में भी सामने आया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो गए। इसके अलावा कुछ केस स्टडी, जैसे कि वेस्ट बंगाल का ही है एक ऑपरेशन बरगा, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि ऑपरेशन बरगा किससे रिलेटेड है। ये बेसिकली भूमि सुधार के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था और काफ़ी इसको सफल प्रयास भी माना जाता है। तो कुछ केस स्टडी पता होने चाहिए, है ना। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब है कि हमने इस टॉपिक को हमने कितने डायमेंशन में तोड़ा। सबसे पहले हमने इसको अवधारणात्मक स्तर पर तोड़ा, फिर हमने इसके कौन कौन से चरण हैं स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता बाद, इन चरणों में तोड़ा। फिर क्या क्या भूमि सुधार में चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि चकबंदी, हदबंदी, सहकारी कृषि, जोतों के आकार पर सीमा, कुछ काश्तकारी सुधार, उनमें तोड़ा। फिर हमने इन सब के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, प्रभाव के तौर पे हमने सकारात्मक प्रभाव देखें, नकारात्मक प्रभाव देखें। इसके बाद हमने उसके रिगार्डिंग चुनौतियाँ देखी कि भाई क्या क्या चुनौतियाँ इनके रास्ते में विद्यमान, इनके पथ में विद्यमान हैं। इसके बाद हमने कुछ सॉल्यूशन देखें, और सॉल्यूशन भी हमने 6 लेवल पे देखें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल या साइंटिफिक भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल। तो इन 6-7 एस्पेक्ट पर हमने हल्के प्रयास के बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने ये कहा था कि इन सब के बारे में तो पता होना चाहिए, साथ में कि कुछ वैल्यू एडिशन भी आपको पता होना चाहिए। वैल्यू एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट डेटा आप यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा केस स्टडी, इंपॉर्टेंट केस स्टडी जैसे कि वेस्ट बंगाल सरकार की है। इसके अलावा जो है वो आप ले सकते हो सरकारी योजना। हालांकि सरकारी योजना या सरकारी प्रयास एक ही बात है, लेकिन सरकारी योजना अगर आपको पर्टिकुलरली याद हो तो वो आप बता सकते हो, है ना। या सरकारी प्रयास है वर्तमान में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग बात की जा सकती है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पर आपको पता होना चाहिए चीज़ें। तो पहला टॉपिक हमने लिया, प्रगति के बारे में डायमेंशन खोली। दूसरा हमने भारत में भूमि सुधार के बारे में हमने डिफरेंट डायमेंशन खोली। और अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अच्छा, अब ये हम थोड़ा सा इंटरनेट सिक्योरिटी का एक टॉपिक ले लेते हैं, विकास व फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। देखो वैसे तो ये थोड़ा सा सिंपल, देखने में सिंपल सा टॉपिक लगता है कि विकास व फैलते उग्रवाद के बीच क्या संबंध है। अब जब संबंधों के बारे में बात होती है तो वो सकारात्मक संबंध हो सकते हैं, नकारात्मक संबंध हो सकते हैं, है ना। तो आप इस टॉपिक को सिर्फ विकास एवं उग्रवाद के बीच सकारात्मक संबंध क्या है, नकारात्मक संबंध क्या है, इस पर ही आप पढ़ के आप छोड़ दोगे टॉपिक। लेकिन इसमें जो हिडन डिमांड है, या मैं कह सकता हूँ कि जो माइनर सी डिमांड होती है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो डिमांड के बारे में भी मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2 कीवर्ड है, सबसे पहले एक तो विकास और दूसरा उग्रवाद। तो इन कीवर्ड्स के बारे में आपको तो कुछ 4-5 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले विकास क्या है, ठीक है। बेसिकली विकास के बारे में पता हो या ना हो, विकास या उग्रवाद, है ना, इन दोनों के लेवल पर ही आपको 4-5 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि क्या है,
विकास क्या होता है, उग्रवाद क्या होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, इनके कौन कौन से पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स या सब पार्ट्स हैं। इसके अलावा तीसरा, इनके विकास के चरण क्या है। इनको प्राप्त करने के लिए सरकारी कदम क्या क्या है, ठीक है, सरकारी कदम यानी कि सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है सरकार, या सरकार कौन कौन से कार्य कर रही है, योजनाएं चला रही है विकास को बढ़ावा देने के लिए या उग्रवाद को कम करने के लिए। ओबियसली सरकार उग्रवाद को बढ़ावा नहीं देती। पांचवा, इस पूरे पथ में सरकार के पास कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है वो पता होना चाहिए, चुनौतियां, ठीक है। इसके अलावा चुनौतियों के लेवल पे भी हम 6 लेवल पे बात कर सकते हैं। पेस्टल, ठीक है, पेस्टल की एक बार वापस फुल फॉर्म बता देता हूँ। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल या साइंटिफिक भी कह सकते हो, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल। तो इन लेवल पर आपको चुनौतियाँ पता होनी चाहिए। चुनौतियाँ हैं तो उनको हल करने के प्रयास, ठीक है, हल के प्रयास। हल के प्रयास। इसके अलावा एक और छोटे से डायमेंशन भी आप ले सकते हो, वो है प्रभाव, ठीक है। प्रभाव किन पर प्रभाव, कि भाई एक तो सोसाइटी यानी कि समाज, दूसरा अर्थव्यवस्था, इसके अलावा तीसरा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा सिस्टम पर। सिस्टम चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है या हमारा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम या इकोनॉमिकल सिस्टम, ठीक है। तो इन सब लेवल पर आपको इन कीवर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी हम टॉपिक पर आए नहीं है, ये टॉपिक से पहले की तैयारी है कि आपको विकास और उग्रवाद के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या है ये पता होना चाहिए, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं या अवधारणाएं हैं, ठीक है। जैसे कि विकास के बारे में आपको पता होगा कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP द्वारा जारी किया जाता है, तो उन्होंने विकास के बारे में बताया है कि ये इसके जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। तो वो देख लेना आप कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं। अभी इतना डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पार्ट्स और सब पार्ट्स कौन से, विकास के क्या क्या चरण रहे हैं। अब सिर्फ विकास ही नहीं, आप उग्रवाद के चरण भी आप बता सकते हो, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व उग्रवाद कैसा था, फिर स्वतंत्रता के बाद उग्रवाद कैसा था। इसके अलावा उग्रवाद जो है उसका जो हम कह सकते हैं भौतिक वर्गीकरण कैसे है, ठीक है। पूरे इंडिया के एस्पेक्ट में बात करोगे तो डिफरेंट टाइप के हमको उग्रवाद देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट का अलग उग्रवाद है, JNK में अलग उग्रवाद पनप रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नक्सलवाद वाला उग्रवाद उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा अगर आप साउथ में बात करोगे तो KKT जंक्शन है, तो वहाँ पर अलग तरीके का उग्रवाद उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा कुछ जो हमारा क्षेत्रवाद संबंधी कुछ चुनौतियाँ हैं उसके रिगार्डिंग अलग उग्रवाद उत्पन्न हो रहा है। तो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में विभिन्न तरीके के हमारे पास उग्रवाद उभर के आ रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से सरकारी कदम हैं या सरकार इनको कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, उग्रवाद को कम करने के क्या प्रयास हैं, प्रभाव क्या हैं इनके। प्रभाव एक तो इन स्तर पर, ठीक है, और दूसरा इन स्तर पर क्या प्रभाव पड़े, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा इनके पथ में क्या क्या चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इसके अलावा इनके हल के क्या क्या प्रयास हैं। तो इन जब 5-5, 6-6 डायमेंशन पर आपके नोट्स होंगे, जब आपकी समझ होगी, तभी आप इन टॉपिक्स को अच्छे से लिंक कर पाओगे। तो ये तो सिर्फ अभी हमने टॉपिक समझा है। अच्छा, अब इनके बीच में संबंध, इनके संबंधों के बारे में बात करें तो विकास प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन उग्रवाद, ये सिंपल से इक्वेशन ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। जैसे जैसे उग्रवाद बढ़ेगा वैसे वैसे विकास कम होगा। आप देख भी सकते हो जिन जिन जगह पर हिंसा होती है, जिन जिन जगह पर जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती है या जहाँ पर कानून का शासन नहीं होता है, वहाँ पर उग्रवाद बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। और उन्हीं स्थानों पर आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं विकास की धारा में पिछड़े हुए इलाके हैं। और यही सेम चीज़ आप उग्रवाद के लिए भी कह सकते हो कि उग्रवाद प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन विकास, कि जहाँ जहाँ पर विकास कम होगा वहाँ पर आपेक्षिक वंचना, ठीक है, वो बढ़ेगी, और वो जैसे बढ़ी वहाँ पर उग्रवाद बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है वो आपस में किस हिसाब से लिंक है,
इस हिसाब से लिंक है। ठीक है, लिंकेजेस समझ में आ गए, इनकी डिफरेंट डायमेंशंस पता है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये था अपना पूरा GS3 के सिलेबस को हम कैसे बाइफरगेट कर सकते हैं। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किसी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट हो, या किसी टॉपिक को आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो, या कौन कौन सी ऐसी डायमेंशंस है जहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए, उसके रिलेटेड अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।